अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम बिटवीन ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल यार, ये बिटवीन ऑपरेटर मैं क्यों यूज़ करूँ भाई? अच्छा, मैं आपको इसकी एक एप्लीकेशन से बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। हम एक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन पे चला गया मैं, और मैंने कहा यार मेरे पास इतने पैसे वैसे तो नहीं है, तो मुझे एक ऐसी चीज़ दिखा दो जो 100 से 200 के दरमियान की हो, वो मुझे चीज़ लेनी है। तो वहाँ पे एक फ़िल्टर होता है, वहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 100 और 200 मैंने बता दिया। सही ना, मतलब 100 और 200 के दरमियान की हो। अच्छा, इसमें 100 भी इंक्लूडेड होगा और 200 वाली भी चीज़ प्रोडक्ट भी इंक्लूडेड होगी, और वो मुझको फ़िल्टर करके ला कर दे देगा। अच्छा, तो इस एप्लीकेशन में ना बिटवीन यूज़ होता है। मतलब बिटवीन ये काम करता है कि हमें एक रेंज हम उसको बताते हैं, और वो हमें वो वाले रिकॉर्ड्स हमें ला कर दे देता है। ठीक है। अरे वो रेंज क्या होती है? वो लो और हाई की रेंज होती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये बात करूँ तो मैंने एक चीज़ लिखी हुई है कि वैल्यू अगर ग्रेटर देन लो है एंड वैल्यू अगर लेस देन हाई है, तो ये तो हम लोगों ने पहले भी चीज़ पढ़ी थी, ये आपको याद होगी। और ये हमने कब पढ़ी थी? ये हमने पढ़ी थी जब हम वेयर का क्लॉज यूज़ कर रहे थे। तो वहाँ पे तो हमने रेंज को इस तरीके से किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमारा काम थोड़ा बिटवीन से ईजी हो गया। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ये आए कि यार ये वैल्यू बिटवीन जो है, वो बिटवीन से पहले मैंने नॉट लगा दूंगा तो क्या मतलब है? अगर मैं इसका मतलब जानूँ तो इसका मतलब सिंपल सा ये निकलता है कि यार वो वाले रिकॉर्ड्स ला कर देना जो इस रेंज में ना हो। ठीक है ना। अगर मैं इसको वैसे करूँ, इस तरीके से, तो क्या होगा कि मैं कहूँगा कि वैल्यू जो है वो लेस देन लो हो, और वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन हाई हो। तो इस तरह अगर मैं ये और लगाओ, लेस देन लगाओ, तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है ना। तो बेहतर ये है कि मैं इस काम के लिए बिटवीन को यूज़ कर लूँ नॉट के साथ। अच्छा, हमें एक और चीज़ देखनी है कि यार ये जब ये कर रहे थे ना वैल्यू बिटवीन लो एंड हाई, तो इसमें जो लो एंड हाई हम बताएंगे ना, स्पेसिफाई करेंगे, वो इंक्लूडेड होंगे। मतलब 100 एंड 200 के दरमियान की भी वैल्यूज़ आ जाएंगी, के रिकॉर्ड्स आएंगे, और जिन रिकॉर्ड में उसकी वैल्यू 100 और 200 है वो वाली भी आएंगी। मतलब 100 और 200 क्या है, इंक्लूडेड है। अगर मैं इसके नीचे वाली वैल्यूज़ की बात करूँ तो इसका मतलब क्या निकलता है? ना तो वो मुझे रिकॉर्ड देना भाई जिसमें 100 एंड 200 के दरमियान के वाली वैल्यूज़ हैं, ये वाली भी मत देना, और वो वाली वैल्यूज़ भी मत देना जिसमें 100 है और 200 भी है। ठीक है, ये तो हमें इस तरह पता चल गया। अब हम इसका थोड़ा सा सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स में क्या है भाई, सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को इस टेबल नेम से जहाँ पे मेरा कॉलम नेम जो है। अच्छा, जो मैं वैल्यू का बता रहा था वो कॉलम नेम था, ठीक है ना, क्योंकि कॉलम नेम से ही दिखेगा ना। कॉलम नेम हो बिटवीन लो, लो क्या होगी, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 3 है। और एंड करो हाई, हाई क्या होगी, वो भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू होगी, मैंने दे दिया 5 दे दिया। अब वो क्या करेगा कि वो इससे जो मेरे पास वैल्यूज़ फ़िल्टर करके लेकर आएगा वो 3 और 5 के दरमियान की होंगी, और 3 और 5 भी होंगी। मतलब 3 और 5 क्या है, इंक्लूडेड हैं। अच्छा, उसके नीचे वाले हम सिंटैक्स में आ जाते हैं। एक ये सिंटैक्स है, ठीक है ना। अच्छा, ये सिंटैक्स हमें क्या बता रहा है कि सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को इस टेबल नेम में से जहाँ पे मेरा कॉलम नेम जो है वो नॉट बिटवीन लो एंड हाई है। अच्छा, इसमें क्या होगा कि वो 3 और 5 को भी इंक्लूड नहीं करेगा, और ना ही 3 और 5 के दरमियान वाले वैल्यूज़ जो होंगी उनको इंक्लूड करेगा। मतलब वो वाले रिकॉर्ड्स मुझको नहीं देगा। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझको ये करना है कि यार मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा, तो मैं एग्जांपल देखता हूँ, एग्जांपल से समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूँ। यार एग्जांपल में मेरे पास वही टेबल है, सही है ना, सही ना, वही समोसे पेटिस वाला, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैंने एक क्यूरी लगाई, आपको ये क्यूरी दिख रही होगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। मुझको सारे कॉलम्स का डेटा चाहिए भाई कस्टमर्स का टेबल में से, लेकिन जो प्राइस का कॉलम है ना उसमें प्राइस की वैल्यू 130 और 170 के बिटवीन होनी चाहिए। अच्छा, बिटवीन मैंने क्या बताया था कि 130 और 170 आर आल्सो इंक्लूडेड, और 130 एंड 170 के बिटवीन वाली चीज़ें आल्सो इंक्लूडेड।
ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि मुझे इसने रिज़ल्ट ला के ये दिया है, इसने मुझे 3 रिकॉर्ड्स ला कर दे दिए भाई, सुफियान भाई, विसाम भाई और अरसलान भाई। सुफियान भाई ने रोल कितने के ख़रीदे थे? 150 रुपये के, 30 अप्रैल को। ठीक है। विसाम भाई ने समोसे ख़रीदे थे 130 रुपये के, 1 मई को। अरसलान भाई ने रोल ख़रीदा था 170 रुपये का, 2 मई को। ठीक है ना। अगर हम अपना एक्चुअल डेटा पे जाएं तो 150 एक पे आ गया, 130 से बड़ा था। एक 130 वाली वैल्यू आ गई, विसाम भाई आ गए। और एक 170 वाली वैल्यू उसने इंक्लूडेड कर दी जो अरसलान भाई थे। बाकी 120, 110, 100 वाली वैल्यूज़ को उसने नहीं किया। अच्छा, अब हम इसका नॉट वाला देख लेते हैं। अब देखें, नॉट वाली वैल्यू मैंने क्यों नहीं लिखी भाई? सारे कॉलम मुझको ला के दे दो कस्टमर के टेबल में से, लेकिन वो ला के मत दो जहाँ पे मेरी प्राइस 130 और 170 के दरमियान है, और वो वाली भी मत ला कर देना जहाँ पे मेरी प्राइस 130 और 170 है। तो उसने क्या किया देखें, अगर पहले वाले इसमें आए तो सुफियान था, विसाम था और अरसलान थे। इस वाले टेबल में ये जो मेरे पास डेटा का आउटपुट आ रहा है, ना तो इसमें सुफियान है, ना विसाम है और ना ही अरसलान है। इसने मुझे वो ला कर नहीं दिया, इसने मुझे उसके अलावा ला के दे दिया। अली भाई ने समोसा कितने का ख़रीदा? 100 रुपये का। जिब्रान भाई ने पेटिस खरीदे 120 रुपये के। दानिल भाई ने समोसा ख़रीदा 120 रुपये का। अहमद भाई ने समोसे ख़रीदे 110 रुपये के। तो ना तो 130 और 170 इंक्लूडेड हुए इसमें, और ना ही 130 और 170 के दरमियान इंक्लूडेड हुए। अब एक और चीज़ है, हम बिटवीन एक और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं। एक चीज़ होती है तारीख पे तारीख, डेट्स। डेट्स के लिए हम बिटवीन यूज़ कर तो सकते हैं, लेकिन डेट्स के लिए कुछ इस मेथड्स डिफाइन है, और हम वो आगे के लेक्चर्स में जाके देखेंगे। चले, अगर मैं बिटवीन की बात करूँ तो बिटवीन देख लेते हैं। अच्छा, अब मैं बिटवीन क्यों नहीं यूज़ करता डेट्स के लिए? क्योंकि थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस आती हैं भाई इसके अंदर। मेरे पास एक क्यूरी लिखी हुई है, सिलेक्ट कर लो सारे कॉलम्स को कस्टमर्स के टेबल में से जहाँ पे मेरी डेट जो है बिटवीन हो। अच्छा, ये स्टार्टिंग डेट है 17 अप्रैल, और ये एंड की डेट है 29 अप्रैल। अच्छा, अब जो इसने मुझे रिकॉर्ड्स ला के दिया ना, वो अली ला के दिया है, दानियल भाई ला के दिए हैं, और जिब्रान भाई ला के दिए हैं। ठीक है। मतलब ये देख लें, 28 तारीख आ गई, 28 अप्रैल आ गई, 29 से पहले पहले आती है। 17 अप्रैल आ गई, वो भी 29 अप्रैल से पहले पहले आती है, और 17 अप्रैल इंक्लूडेड है। और इसने 29 अप्रैल भी ला के दे दी। सही है, ये भी इंक्लूडेड था। तो ये तो वही हुआ जो न्यूमेरिक में जैसे हम करे थे, स्टार्ट और एंड, लो एंड हाई आर आल्सो इंक्लूडेड। अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो स्टार्ट डेट और एंड डेट आर आल्सो इंक्लूडेड। लेकिन एक केस होता है जहाँ पे हमारा टाइम जोन आ जाती है। टाइम जोन मतलब उसको क्या कहते हैं कि यार, जहाँ पे मेरे पास आवर्स भी आ रहे होते हैं, सेकंड्स भी आ रहे होते हैं, और मिनट्स भी आ रहे होते हैं। तो उधर एक केस में क्या होगा कि मेरे पास जो है 29 अप्रैल इंक्लूडेड नहीं हो। अच्छा भाई, कैसे? यार 29 अप्रैल जब स्टार्ट होती है ना, तो वो इस तरीके से स्टार्ट होगी। सही ना। इसका मतलब क्या है कि 23 मेरे पास 24 आवर्स हैं, 23 पे वो रुक जाएगा, और 24 पे क्या होगा, वो 0 0 हो जाएगा। तो 29 क्या होगा, 0 0 पे स्टार्ट होगा, तो वो उसको नहीं लेगा। ठीक है ना। अगर मेरे पास टाइम जो होगा वो दिया हुआ हो इसके अंदर, लेकिन अभी जो है वो इस फॉर्मेट में दिया है, तो उसने मुझे 29 लाकर दे दिया, और वो हम जब PostgreSQL में अभी जाएंगे तो वो हम देखेंगे। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि यार वो टाइम को कैसे लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं वही PostgreSQL में जाता हूँ और प्रैक्टिकल करके देखता हूँ। तो मैं, मेरे पास डीवीडी रेंटल का डेटाबेस है, वही पुराना। राइट क्लिक मार लेता हूँ, क्यूरी टूल में चला जाता हूँ। अच्छा, अब मैं देखता हूँ कि यार कोई मुझे ऐसा लाके दो जिसके अंदर मेरे पास क्या, फिल्म के टेबल में मेरा वो था, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फिल्म। एंटर किया मैंने, और एंटर में करके क्या दूंगा, लिमिट कर दो। यार मुझे 5 रिकॉर्ड्स लाके देना फिल्म के, उसमें से F5 कर दिया मैंने। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूँ तो कोई, हाँ मेरे पास डेट्स हैं, और देखें मेरे पास वो जो मैं टाइम जोन गलत बोल रहा था,
उसको टाइम स्टैम्प कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आप देखें कि क्या दे रहा है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स और मिली सेकंड्स करके दे रहा है। तो मैं इसको देखता हूँ क्या इस तरीके से वो कैसे करेगा इसको, जब मैं डेट को बिटवीन के साथ यूज़ करूँगा। मैं इसको यूज़ करके देख लेता हूँ। मैंने अभी 5 रिकॉर्ड्स मंगाए, 5 रिकॉर्ड्स ही मंगवा लेता हूँ। और मैं इसको ना एक काम करता हूँ, मैं करता हूँ वेयर, सही, लास्ट अपडेट, सही ना, बिटवीन, सही है, और एंड एंड डेट। और इसके अंदर मैं क्या बताता हूँ कि मेरे पास होनी चाहिए, फर्ज कर लें, हाँ मैंने इसको किया 2013-05 और डैश दे दिया मैंने 01, और यहाँ पे 2013-05 और डैश दे दिया मैंने 26, ठीक है ना। अच्छा, आपको ये फॉर्मेट मैं थोड़ा सा बता दूँ कि फॉर्मेट जो है वो क्या है। ये फॉर्मेट इस तरीके से होता है जो डेट का है, YYY डैश MMM डैश DDD। सबसे पहले ईयर्स 4 डिजिट्स में, फिर M 2 डिजिट्स में, फिर डे जो होगा वो 2 डिजिट्स में आएगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं F5 दबाता हूँ। देखें F5 में होगा क्या, यार उसने ना मुझे कोई रिकॉर्ड ही नहीं दिया, सही है। अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैंने क्या किया, अच्छा जब आपने कमेंट करना हो ना, तो मैं कमेंट बताना आपको शुरू में भूल गया कि देखें कमेंट करने के लिए ना इसके अंदर एक काम करते हैं कि हम जो है अपनी स्टेटमेंट से पहले ये डैश डैश लगा ले, तो ये कमेंट हो जाता है। मैंने इसको क्यों इस चीज़ को कमेंट कर दिया। अब मैं फिर दोबारा F5 दबाता हूँ, तो अब सिर्फ लास्ट अपडेट वाली वैल्यू को देखिएगा, 2013 मई का मंथ, 26 तारीख। और उसमें क्या दिया हुआ है, 14। 14 का मतलब क्या होता है यार, 14 का मतलब ये होता है कि 2 बज रहे हैं, 50 मिनट है, 58 सेकेंड है, ठीक है ना। इसका मतलब ये निकलता है मेरे पास। तो जब मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई एंड डेट मेरी, स्टार्ट डेट में तो मैंने बता दिया कि मई की पहली तारीख है, और एंड डेट में मैं 26 तारीख बता रहा हूँ, तो ये 26 को क्यों इंक्लूड नहीं कर रहा। तो टाइम स्टैम्प में मुझे याद रखना है कि वो टाइम स्टैम्प को देखता है और वो इंक्लूड नहीं करता। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैं क्या बताऊँगा, इस चीज़ को मैं ठीक करने के लिए कि 26 को वो इंक्लूड करे, मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इसको 27 कर दूँगा, है ना। 27 कर दिया, अब क्या करेगा, वो इंक्लूड करेगा या नहीं करेगा, वो करेगा। मैंने F5 दबाया। अब जब मैं आगे गया तो देखें इसने 26 वाली डेट्स को मेरे पास इंक्लूड किया। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि टाइम स्टैम्प जब नहीं बताया हुआ होता डेटा के अंदर मेरे पास, या मेरे पास डेटा इस फॉर्मेट में होता है जैसे मैं आपको जब थ्योरी बता रहा था, तो वो क्या करता है, वो इंक्लूड कर लेता है। जैसे मैंने एंड डेट में बताया था 29, तो उसने 29 अप्रैल को ले लिया, ठीक है ना। अच्छा ठीक हो गया, लेकिन जब इसने यहाँ पे पीजी एडमिन में इस वाले यहाँ पे मेरे पास क्या था, टाइम स्टैम्प था, तो उसने उसको क्या क्या नहीं लिया, और मुझे एंड डेट को 27 तारीख करना पड़ गया, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज़ हमें ये याद रखनी है कि यार ये जो मैंने आपको बताया था ना कि जो यहाँ पे डे होता है ना वो स्टार्ट इस तरीके से होता है, क्योंकि 00 होता है ना, ये 23 तक चलता है। हमारे भी ऐसे ही होता है ना कि 24 आवर्स की होती है और वो 23 पे आके ख़त्म हो जाती है, और 00 से वो नया डे स्टार्ट होता है, सही ना। इसका पीछे रीज़न ये भी है। अच्छा, अच्छा अब हम एक काम करते हैं कि यार हम ना काफ़ी टाइम से डीवीडी रेंटल वाले डेटा कोई काम कर रहे हैं। अब मैं काम करता हूँ कि इसको मैंने कर दिया कि यार रिमूव कर दो, सेव नहीं करना मुझे। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। वैसे मैंने आपको बताया था नया डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, मैं दोबारा कर लेता हूँ। और मैं इसके डिस्क्रिप्शन जो है वो लिंक दे दूँगा। नॉर्थ विंड का आपने नाम मेरे ख्याल से सुना होगा, डेटाबेस होता है। डेटाबेस में गए, राइट क्लिक मारा, क्रिएट किया, डेटाबेस कर दिया। यहाँ पे मैंने नॉर्थ विंड मेरे पास आ रहा है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सेव पे क्लिक कर दिया।
सही है, जल्दी हो जा भाई, देर नहीं लगा, देर नहीं लगा। अच्छा मैंने इसको खोल लिया। अच्छा जब मैं अभी खोलूँगा तो कोई भी डेटाबेस नहीं आ रहा होगा, डेटाबेस एम्प्टी डेटाबेस क्रिएट हो गया है। अब मैंने क्या करना है कि मेरे पास जो फाइल है उसकी एक्सटेंशन याद रखें, डॉट टार करके होगी। वो जिप की फाइल होगी भाई, उसको ओपन मत करना, उसको ऐसे ही छोड़ दो। हम यहीं से उसको रीस्टोर करेंगे। राइट क्लिक मारा मैंने इस पर, यहाँ पे रीस्टोर की ऑप्शन आ रही है। रीस्टोर कर लिया। इसने बोला कि फॉर्मेट कस्टम और टार है, ठीक है। फाइल नेम के आके यहाँ पे देखें 3 डॉट्स बने, इसको क्लिक करें। अच्छा मेरे पास क्योंकि मैंने कुछ काम किया हुआ है, तो आप यहाँ पे जो है वो लेकर आ जाए। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ था एक फ़ोल्डर सैम्पल डेटाबेस के नाम से, उसके अंदर एक फ़ाइल है नॉर्थ विंड डॉट आर। मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना, मेरे पास सेलेक्ट हो गया। अब मैं रिस्टोर ऑप्शंस में चले जाएँ, रिस्टोर ऑप्शन वाली टैब में यहाँ पे एक सेक्शंस की टैब होगी। यहाँ पे प्री डेटा है उसको यस करो, डेटा है उसको भी यस करो, पोस्ट डेटा है उसको भी यस कर दो। और क्या करो, अच्छा जनरल में आके देख लेते हैं कि जनरल में आके ठीक किया है मैंने। हाँ ठीक है। अब रीस्टोर पे क्लिक कर दो, तो ये तो आ गया। अच्छा ये तो तुम्हारे पास एरर आ रहा होगा ना, फेल्ड एग्जिट कोड वन, भाई इसको मार दो तुम क्या, इग्नोर, छोड़ दो, मत सोचो, इग्नोर मारो उसको। अच्छा उसके बाद क्या है, नॉर्थ विंड है। अब जो है ना, अब भी मेरा डेटा डेटा नहीं आ रहा होगा, तो मैं क्या करूँगा, नॉर्थ विंड पे राइट क्लिक किया, रिफ़्रेश आ रहा है, रिफ़्रेश पे क्लिक किया, अब आ गया। फिर मैंने राइट क्लिक किया, अब मैं चला जाता हूँ उसको क्यूरी के टूल। मैं क्यूरी के टूल में आ गया। अब मैंने देखना है कि यार मैं जो हूँ वो देखना चाहता हूँ, बिटवीन को यूज़ करना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं बाकायदा रेंज पे काम करूँगा, लो और हाई वाली ना, जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें बतानी पड़ती हैं। तो मैं एक काम करूँगा कि इसकी ई आर डी जो है ना वो भी मेरे पास है, तो मैं इसकी ई आर डी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा एंटिटी रिलेशन डायग्राम होती है, हम रिलेशंस वगैरह के बारे में बाद में पढ़ेंगे, जिसमें ज्वाइन वगैरह आते हैं, तो बाद में देखेंगे। अभी जो है ना नॉर्मल चीज़ देखते हैं भाई, ज़्यादा आगे जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। सही है ना, तो मेरे पास बहुत सारे टेबल्स दिए हुए हैं। अच्छा यहाँ पे एक दिया हुआ है मेरे पास, अल्लाह वाला करे, एम्प्लॉयज़ का टेबल दिया हुआ है। सही ना, एम्प्लॉयज़ के टेबल में मैं अगर देखूँ तो मेरे पास रेट भी है, ठीक है ना। अच्छा उससे पहले क्योंकि अच्छा इसमें न्यूमेरिक की कोई मेरे पास वैल्यू जो है वो अभी ऐसे नज़र हाँ आ रही है। एम्प्लॉय आईडी को करके देख सकते हैं, चले एम्प्लॉय आईडी को ही करके देख लेते हैं, ठीक है ना। वरना या तो ये करते हैं कि हम एक काम करते हैं, पहले प्रोडक्ट्स के उसमें जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास एक यूनिट प्राइस आ रही है, उसमें करके देख लेते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। चलो प्रोडक्ट्स में चले जाते हैं, सेलेक्ट कर लो स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और मुझे यार तुम एक काम करो भाई, से 5 रिकॉर्ड ला के दो, सारे रिकॉर्ड मत ला के दिया करो। अच्छा इससे पता चलेगा कि मेरा डेटाबेस जो है सही तरीके से रीस्टोर भी हो गया। अब हम आगे देते हैं, तो यूनिट प्राइस की जो डेटा टाइप है वो रियल है, लेकिन इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि इसमें मुझे सिर्फ चाहिए, अब तुम याद रखना भाई, सही ना, मैंने वेयर लगाया, वेयर कॉलम का नाम दे दो यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस, और बिटवीन क्या हो, 20 एंड 22 के दरमियान हो, और 20 और 22 भी इंक्लूडेड हो। देखो मैंने बिटवीन लगाया है 20 एंड 22, तो 20 और 22 इंक्लूडेड होंगे, और 20 और 22 के दरमियान वाले भी इंक्लूडेड होंगे। तुम ये देखना, F5 दबा दो, अब तुम्हारे पास ये आ गया रिकॉर्ड। यूनिट प्राइस पे चले जाओ, देखो 22 पहला वाला रिकॉर्ड देखो, 22 इंक्लूडेड है, हाँ इंक्लूडेड है। 21.35 इंक्लूडेड है क्योंकि वो 20 और 22 के दरमियान आ रहा है। 21 इंक्लूडेड है, 20 और 22 के दरमियान आ रहा है। 21 इंक्लूडेड, 20 और 22 के दरमियान आ रहा है। 20 इंक्लूडेड है क्योंकि वो 20 है एक्चुअली, सही ना, तो 20 भी इंक्लूडेड है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, हम और भी करते हैं, बिटवीन से पहले नॉट लगा देता हूँ, ये वाली भी हरकत करते हैं हम। अभी छोटे में नहीं लिख, बड़े में लिख, नॉट लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा, F5 दबा दूंगा, ठीक है ना। F5 दबाने के बाद अगर मैं अब यूनिट प्राइस में आया, तो देखें उसने क्या किया, 18, वो 20 और 22 के दरमियान नहीं है, ना ही वो 20 है ना ही वो 22 है। इसी तरह 19 देखें, ना दरमियान ना 20 22। इसी तरह 10 ना 20 के और 22 के दरमियान, ना ही 20 और 22। 25 ना ही 20 और 22 के दरमियान, ना ही 20 और 22। इसी तरह 30 भाई वो 22 से आगे है, 20 और 22 के ना तो ही दरमियान है, और ना ही वो 20 और 22 है। ये भी हमने देख लिया। अब हम एक और काम करते हैं, अब जो हमने डीवीडी रेंटल में आपका वो देखा था ना डेट्स के लिहाज से, कि वो टाइम स्टैम्प को इंक्लूडेड करा था। अब हम देखते हैं कि यार ये जो मैंने आपको एग्जांपल दे दी इसमें, ये समोसे वाली अली भाई ने समोसा ख़रीदा 100 रुपये का 28 अप्रैल को,
और इसमें उसने जाके 29 अप्रैल को यूज़ किया है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास, मैंने देखा था कि मेरी ईआरडी में एम्प्लॉयज़ के टेबल में बर्थ डेट भी है और हायर डेट भी है। मैं बर्थ डेट को यूज़ करूँगा, पैदाइश तारीख, यही होता है ना। तो अब हम करते हैं कि एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं और अल्लाह भला करे इसको मैं डिलीट ही मार देता हूँ भाईजान। और मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि कुछ भी नहीं लिखता, पहले मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर देखते हैं हम सबसे पहले, डेटा को एनालाइज करना चाहिए सबसे पहले। अच्छा ये आ गया, मैंने देखा कि अब ये तो प्रोडक्ट्स ही दे दी, इसको एम्प्लॉयज़ कर दें, F5 दबाएँ। अच्छा एम्प्लॉयज़ का इसने मुझे ला के दे दिया, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, बर्थ डेट आ गई। अब वही एक स्टार्ट डेट बतानी है, वेयर, सबसे पहले क्या नाम है, कॉलम नेम, बर्थ डेट, बिटवीन, स्टार्ट डेट बताएं और फिर एंड डेट बताएं। एंड डेट पहले बता देते हैं, एंड डेट मैं बता देता हूँ, मतलब अलग करे 1963 08 अगस्त और 30। एंड डेट इस केस में इंक्लूडेड होगी, क्यों यार, तुम बर्थ डेट में देखो कि डेट जो है ना वो डेट टाइप है उसकी, हम डेटा टाइप्स के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें टाइम स्टैम्प नहीं है, सही ना। तो वो 1963 8 अगस्त 30 तारीख 30 अगस्त को 1963 को इंक्लूड करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी स्टार्ट डेट भी बताता हूँ, तो क्या स्टार्ट डेट इंक्लूड होगी। तो चलो देखो 1948 को तो वो इंक्लूड ही नहीं करेगा क्योंकि वो तो है ही बाहर, सही ना। तो मैं काम करता हूँ कि इसको मैं कर देता हूँ 1955, सही है, 03 और 04। तुम याद रखना कि स्टार्ट डेट मैंने किसके लिए 1955 03 04, इस बंदे के लिए। अच्छा ये कौन सा बंदा है, नाम याद रखना, ये है स्टीवन स्टीवन बूचानन, पता नहीं क्या नाम है इस बंदे का, सही है ना। और एंड डेट मैंने किसके लिए 1963 8 अगस्त 30 तारीख, वो है इस बंदे की, सही ना। तो वो कौन है, वो मेरे ख्याल से कोई आंटी हैं और उनका नाम है जेनेट लेवरलिंग, ठीक है ना, सही ना। भाई अपनी तो प्रोनाउंसिएशन ऐसी है, बर्दाश्त करो। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसको F5 दबा देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने F5 प्रेस किया। अब F5 प्रेस करने पे जो इसने मुझे रिज़ल्ट लाकर दिया है ना, उसमें हम देखते हैं बर्थ डेट में क्या है। भाईजान मैंने आपसे कहा था कि 1963 8 अगस्त 30 तारीख को वो इंक्लूड करेगा, मतलब एंड डेट उसने इंक्लूड कर ली है मेरे पास, सही ना। अब 1955 को इंक्लूड किया इसने, सही ना। तो हमारे पास मिस जेनेट भी आ गई, मैंने कहा था मिस जेनेट आ गई, स्टीवन वाई भी आ गई क्योंकि स्टार्ट डेट थी। और उसके बाद अगर बर्थ डेट है तो वो 1963 और 1955 के दरमियान ही आ रही है। 1963 सातवां महीना, अगस्त से पहले आता है ना, जुलाई, सही है। फिर 1965 वो भी पहले आ रहा है, दरमियान में आ रहा है, स्टार्ट और एंड डेट के दरमियान। और फिर 1958 भी क्या हो रहा है, स्टार्ट और एंड डेट के दरमियान में आ रही है। मुझे उम्मीद है कि भाई तुम सब लोगों को ये लेक्चर अच्छी तरह समझ में आया होगा और तुम्हें समझ में आया होगा कि बिटवीन को यूज़ कैसे करते हैं, सही ना। वैसे हम डेट्स के आगे के जाके उनके जो मेथड्स है डिफ़ाइन है वो हम उसको पढ़ेंगे ज़रूर, बिल्कुल पढ़ेंगे, सही ना। तो वहाँ पे और भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या किया। हमने सबसे पहले क्या किया भाई, हमने बड़ा डिटेल में पढ़ा, बिटवीन की थ्योरी को पढ़ा, उसका सिंटैक्स को देख लिया, उसकी हमने तकरीबन एग्जांपल्स को देखा। उसके बाद हम पोस्टग्री एसक्यूएल में आए, पोस्टग्री एसक्यूएल में हमने दोनों डेटाबेस को आज करके देखा, सही ना। उसके बाद ईआरडी में देख लिया, ईआरडी भाई देखो, ईआरडी देखो ऐसे दिखती है, ये ईआरडी बड़े काम काम की आएगी तुम्हें, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ठीक है। यार मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, मैं इसी तरह वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।